ग्रोन, दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने नए सेशन के साथ, जो कि है हमारा एमसीक्यू स्पेशल का सेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पर अभी अपने एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर की एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं टोटल। तो उम्मीद है आपसे आप सभी ने कि उन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लिया होगा और रिवाइज भी कर लिया होगा। साथ ही साथ आपने उन सभी एमसीक्यूज को एक बार लगाकर भी आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप ये टेस्ट अपीयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसके पहले बच्चों आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं। अगर आपने ये चैप्टर को एक बार मतलब इसका वीडियो आपने देख लिया है या फिर आपने अपनी बुक से ये चैप्टर को एक बार पूरा रीड कर लिया है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, बट बच्चों अगर आपने ये सेशन को मतलब एक बार भी बुक से रीड नहीं किया है और या फिर आपने वीडियो सॉल्यूशन भी इसका नहीं देखा है, तो आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। ठीक है, इसलिए आई रिक्वेस्ट बच्चों कि आप ये एमसीक्यू सेशन देखने से पहले एक बार अपनी टेक्स्ट बुक्स या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपको हम बता देते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। कि इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड का पॉज लेना है और अपना करेक्ट आंसर अपने नोटबुक में वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट आपको इस सेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डैश इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो टाइप क्या है जिसमें कोई भी एक सेल्फ एम्प्लॉय करता है ना, अपना बिजनेस चलाता है दूसरों की मतलब लोगों की ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, और अपना बिजनेस को बेटर करने के लिए जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस आइडिया और ऑप्शन नंबर डी है एंटरप्रेन्योरिस्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप उस बिजनेस के सेल्फ एम्प्लॉय होते हो। ठीक है, आप हमेशा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो। ठीक है, आप अपना बिजनेस ऐसी जगह सेट करते हो जहाँ पर आपको आपकी अर्निंग भी हो सके और उस जगह पर बिजनेस सेट होने से लोगों की नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्वालिटीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दे आर कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यहाँ पर आना चाहिए था रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, दे आर हार्ड वर्क, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, तो बच्चों अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया कि आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो एक हार्डवर्क रहे। इसलिए ये सारी क्वालिटी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी, कॉन्फिडेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क हार्ड और ऑल ऑफ दिस, ये सारी क्वालिटीज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डैश आर पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। मतलब वो कौन से लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और वहाँ से उन्हें एक पेमेंट उस काम का दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकेंड ऑप्शन है वेज एम्प्लॉयड, सी है हमारा बोथ ऑफ दीज और डी है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब तो होता है कि सेल्फ का बिजनेस हो, है ना, वो खुद अपना बिजनेस चला रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रहा है ना, मतलब अपना बिजनेस वो खुद चला रहा है और उसके बिजनेस से लोगों को भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लोगों के पास भी जॉब आ रही है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गेट पेड, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करे वहाँ से काम करने के बाद उन्हें पेमेंट भी मिले, तो ये पार्ट होता है वेज एम्प्लॉयड का। ठीक है, वेज एम्प्लॉय वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ना, जहाँ से उनको मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे एक पेमेंट दिया जाता है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वेज एम्प्लॉयड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डैश पीपल आर दूज वो स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, मतलब वो कौन से पीपल्स होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं पीपल्स की या लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वेज एम्प्लॉयड, और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दी अबो, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबो। तो चलिए बच्चों 10 सेकेंड का पॉज लीजिए और करेक्ट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, वेज एम्प्लॉयड तो वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करते हैं वेजेस, डेली वेजेस पे या मंथली वेजेस पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, a self-employed person who is always trying to make his her business better to taking risk and trying new idea is called, मतलब वो कौन से पर्सन्स होते हैं जो अपना बिजनेस को बेटर बनाने के लिए नए नए रिस्क को और नए नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्किल्ड मैन, ऑप्शन नंबर बी है बिजनेसमैन, ऑप्शन नंबर सी है बिजनेसमैन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन से पर्सन होते हैं जो अपना बिजनेस को अच्छा करने के लिए नए नए रिस्क लेते हैं और नए नए आइडिया उसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप, रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे when customer comes he sells to them, ramya walks around and get customer to her shop, she also sells seed and flowers, who is entrepreneur or out of रामू राम्या एंड रामू। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि राम्या और रामू में से दोनों में से कौन एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक रामू है और एक राम्या है। ठीक है, दोनों की प्लांट की शॉप है ना, पौधों की दुकान है दोनों की। तो रामू क्या करता है, वो अपनी दुकान पर बैठा रहता है और जब कस्टमर आते हैं तो उनको अपना सामान सेल करता है। ठीक है, और वहीं पे राम्या क्या करती है, वो अपने बीजों को भी सेल करती है ना, बीजों के साथ साथ अपने फूलों को भी सेल करती है लोगों के पास जाकर। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि दोनों में से एंटरप्रेन्योर कौन है, क्या राम्या एंटरप्रेन्योर है या रामू एंटरप्रेन्योर है। तो बच्चों यहाँ पे सही आंसर होगा राम्या। ठीक है, राम्या क्या कर रही है, लोगों के पास जाके मार्केटिंग भी कर रही है, अपने बिजनेस के बारे में बता रही है ना, जबकि रामू क्या कर रहा है, सिर्फ शॉप पे बैठकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो रामू क्या हुआ यहाँ पर, रामू यहाँ पर बिजनेसमैन होगा। ठीक है, रामू यहाँ पर बिजनेसमैन होगा और राम्या यहाँ पर एंटरप्रेन्योर होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, मतलब एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं जब वो अपना बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, दे हेल्प्स इन इंक्रीजिंग जॉब्स इन देयर एरिया, हेल्पिंग द पीपल इन द सोसाइटी टू अर्न मनी, एंड सी है बोथ ऑफ दिस अबो, है ना, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एंटरप्रेन्योर वो कौन सी क्वालिटी होती है जो अपने बिजनेस को चलाते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को चलाने की वजह से उनमें क्या क्या चीज़ें
होती है, ठीक है। तो उससे क्या क्या होता है बच्चों, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग जॉब्स इन देयर एरिया, मतलब जहाँ पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहाँ पर क्या बढ़ती है, जॉब की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है ना। मान लो किसी ने एक जगह पर एक शॉपिंग मॉल खोला है, ठीक है। अब शॉपिंग मॉल खोला है, वहाँ पर क्या होगा, शॉपिंग मॉल में कई तरह के सेल्स बॉयज़ और सेल्स गर्ल्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक जगह चूज़ की जहाँ पर लोगों को सामान की ज़रूरत है ना। तो आपने क्या किया, शॉपिंग मॉल खोल दिया, वहाँ पर लोगों को हर अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो अपना किराना सामान हो, या उनको क्लॉथ्स की ज़रूरत हो, ठीक है। तो अब इनको सेल करने के लिए उनको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स बॉय की और सेल्स गर्ल्स की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जॉब्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। हेल्प द पीपल इन द सोसाइटी टू अर्न मनी, तो क्या होता है, लोगों को इसकी वजह से प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। लोग, शॉपिंग मॉल खुला तो शॉपिंग मॉल में क्या हुआ, जॉब्स रिक्रूट होने लगे, है ना, लोगों की भर्ती होने लगी वहाँ पे। तो उनके पास भी क्या होगा, जिस सोसाइटी में ये शॉपिंग मॉल खुला है वहाँ पर लोगों को भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा, है ना, उनके पास भी क्या आ जाएगा, जॉब आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर, मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़, मतलब वो हमेशा नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्फिडेंट, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो भी कर रहे हैं, जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। दे आर क्रिएटिव, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। छोटा सा काम ही क्यों ना हो, बट उसमें क्या ला सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ठीक है। और ऑल ऑफ दी अबव, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। उनमें क्या होने चाहिए, ट्राइंग, नए आइडिया लाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंट होने चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, भले आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, है ना, बहुत ही कॉमन बिजनेस हो, चाहे चाहे वो चाय की शॉप ही क्यों ना हो, बट उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप कुछ भी अपना नया आइडिया ऐड कर दो, चाहे तो चाय है भले वो, पर जैसे कि उसको आप उसमें अपना क्रिएटिविटी जैसे लोगों ने डाली है, तंदूरी चाय, है ना, जैसे तंदूरी चाय हो गई, चाय सुट्टा बार हो गया, ये सब क्या है बच्चों, एक एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल्स है। इन्होंने क्या किया, एक छोटे से बहुत ही कॉमन बिजनेस को उठाया है और उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाली है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के ये उभरे हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, ही डज नॉट गेट एंग्री, ही लिसन टू व्हाट हिज कस्टमर इज सेइंग ही इज, है ना। तो इसमें यहाँ पर रवि की कौन सी क्वालिटी का पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि वो हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है, पेशेंट है, या ट्राइंग न्यू आइडियाज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि रवि के साथ क्या हुआ, ठीक है। रवि अपने स्टोर्स पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या किया, वो रवि हाँ, मतलब रवि की स्टोर पे क्या हुआ, एक कस्टमर आया और आते से क्या किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब रवि ने क्या किया, जो भी वो कस्टमर कह रहा है उसको वो चुपचाप सुनता रहा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रवि की कैसी क्वालिटी है, रवि में क्या है, बहुत ज़्यादा पेशेंट है ना। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा रहे, है ना। अगर वो गलत है तो उस चीज़ को सही कर सके, है ना। अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्री है वो, तो पहले आप उसको चिल्लाने दीजिए, ठीक है। उसका चिल्लाना ख़त्म हो जाए उसके बाद बहुत ही शांति से आप उसको अपनी बात समझा दीजिए कि ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है तो हम इसको एक्सचेंज करके आपको दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रवि की एक क्वालिटी पता चलती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सुशीला डिसाइड्स टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका, शी डज नॉट सेल एंड शी हैज़ अ लॉस, शी apologized to the people who work for her, she said she will plan better next time। तो उसने क्या बताया यहाँ पर, इससे यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि सुशीला की क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, थिंक बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, does not give up,
ही इज़ क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये है कि सुशीला ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कंपनी के टायर्स को श्रीलंका को बेच देगी। ठीक है, शी इट डज नॉट सेल एंड शी हैज़ अ लॉस, क्योंकि उसने टायर्स को सेल नहीं किया है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। उसने अपनी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ की कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मेरा जो डिसीज़न था वो रॉन्ग हो गया है, हम नेक्स्ट टाइम बेटर प्लान करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर कैसी क्वालिटी है, शी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। तो उसने गलती की कि अपने टायर्स को श्रीलंका में सेल किया है ना, और उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो आपके अंदर अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके अंदर अपनी गलतियों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, उसमें सुधार कर रहे हो, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये पता चल रहा है कि शीला जो है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने मिस्टेक्स को रिस्पॉन्सिबल करने की एबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट जॉब इन द मार्केट, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या एंटरप्रेन्योर्स अपने एरिया में जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि हमने सीखा था, अभी आपको एक एग्जांपल दिया था हमने शॉपिंग मॉल का, कि अगर शॉपिंग मॉल खुलेगा तो वहाँ पर शॉपिंग मॉल में काम करने के लिए आपको मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर जॉब तो क्रिएट हो ही गया है, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल की दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे बच्चों ये पता चल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने एरिया में या अपने मार्केट में जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ट्रू, एंटरप्रेन्योर्स अपने एरिया में जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। When many entrepreneurs sell mobile phones in a market, the price of phones increase or decrease, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप एक when many मतलब जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स को सेल करेंगे तो क्या होगा, मोबाइल फ़ोन्स के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे। तो ये आपको हमें आंसर करके बताना है कि एंटरप्रेन्योर्स जब अपने एरिया में मोबाइल्स बेचेंगे और उस एरिया में मोबाइल फ़ोन की बहुत सारी शॉप है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा मोबाइल फ़ोन्स पर, क्या मोबाइल फ़ोन्स की सेल्स में इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है हमें आंसर कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, क्या ये बात ट्रू होगी, क्या ये बात फॉल्स होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, entrepreneurs identify a need in the market and build a product or service for it। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कि एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस मार्केट में किस प्रोडक्ट की या किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है। तो बच्चों ये बात सही है। ठीक है, तो बच्चों एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करिए उस एरिया को कि उसको वहाँ पर वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, अब वहाँ पर उस मार्केट उस एरिया को उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इससे वो सोचे कि यहाँ पर इस मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है ना। क्या यहाँ पर मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, क्या यहाँ पर मुझे शॉपिंग मॉल खोलना चाहिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनको जो ज़रूरत है वो उसकी यहाँ पर नीड, उनकी जो भी नीड है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है एक रेस्टोरेंट की। ठीक है, तो उन्होंने रेस्टोरेंट किया, है ना, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसको सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सही प्रूफ होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड बी, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, डिसीजन मेकर और ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, अगर बच्चों आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप एक हार्ड वर्कर होना चाहिए और आप में डिसीजन लेने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
एंड एंटरप्रेन्योर डू द थिंग्स एज, मतलब एंटरप्रेन्योर्स अपनी चीज़ों को कैसे करता है, ठीक है, थिंग्स एज अदर्स आर डूइंग, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अ लेजी पर्सन, नन ऑफ द अबो, है ना। अगर एंटरप्रेन्योर जो चीज़ कर रहा है वो कैसे करेगा, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जो लोग चीज़ें कर रहे हैं उनसे वो चीज़ें अलग करेगा, ठीक है। जो चीज़ें सभी लोग कर रहे हैं वही एक एंटरप्रेन्योर नहीं करेगा, है ना। क्योंकि अगर जो सभी लोग कर रहे हैं और वही चीज़ एंटरप्रेन्योर करेगा तो एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारा, द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रुपए या जो मनी या जो अमाउंट की आपको ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाता है, ठीक है। कैपिटल, बिजनेस मनी, स्टार्टअप्स और नन ऑफ द अबव, ठीक है। बच्चों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट की ज़रूरत आपको होती है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल, है ना। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो मनी की ज़रूरत होती है वो कहलाता है हमारा कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड्स ऑन, मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हार्ड वर्क, गुड आइडिया, बोथ ऑफ द अबो और नन ऑफ द अबो, मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस दो चीज़ों पर बच्चों डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क एंड सेकेंड वर्क इज गुड आइडिया, ठीक है। तो बोथ ऑफ द अबो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, है ना, जो भी आप शुरू कर रहे हो काम, है ना, तो उसको सबसे पहले आप सोच लो कि हाँ मुझे ये काम करना है, आप उसका पूरा एक रोड मैप प्रिपेयर कर लो, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, इन काम को करने के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने पूरा प्लान कर लिया और लग जाइए उस काम के पीछे, अपना पूरा मेहनत करने लग जाइए, फुल हार्ड वर्क के साथ उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करिए। तो यही क्वालिटी होती है बच्चों जो आपको सक्सेसफुल बनाती है और आपको लोगों से अलग बनाती है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर कौन कौन से मिसकंसेप्शन या मिथ लोगों के मन में बैठे हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस is an entrepreneur, a person needs a lot of money to start a business, all of the above। तो बच्चों जैसा कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स जब पढ़ी थी तो उसमें आपको इनके मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी बताए थे कि लोग किन किन चीज़ों के बारे में गलत सोचते हो, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो जन्म से होते हैं, उन्हें बनाए नहीं जाते हैं, जबकि ये बात तो गलत होती है, ठीक है। अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, है ना, जिसके पास ज़्यादा मनी है वही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वही क्या बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ये भी बात गलत हुई थी क्योंकि आप छोटे से अमाउंट से भी एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो अगर आप उसमें अपना फुल एफर्ट लगा रहे हो, फुल हार्ड वर्क कर रहे हो और उस वर्क को अच्छे से आप सक्सीड कर रहे हो तो आप एक अच्छे मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो ये भी मिथ उनका गलत हुआ था कि किसी भी पर्सन को एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, जबकि ये सारी बातें गलत हुई थी हमने जब चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे, ठीक है। अगर बच्चों सॉरी अच्छा बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज अ पर्सन। तो बच्चों यहाँ पर पूछा है कि एक जो डॉक्टर है वो काम करता है हॉस्पिटल में तो वो किस तरह का पर्सन है, ठीक है। क्या वो वेज एम्प्लॉयड है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या वो दोनों है या नन ऑफ दी अबो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर वर्क कर रहे हैं तो वो कैसे एम्प्लॉयड होंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। और अगर बच्चों उनका खुद का क्लिनिक होता जहाँ पर वो पेशेंट को ट्रीट कर पाते तो वो किस तरह के पर्सन कहलाएंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएंगे।
क्योंकि उनका खुद का क्लिनिक होगा, वहाँ पर वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, ये वेज एम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डॉक्टर रवि हैज हीज ओन क्लिनिक सो ही इज अ डैश पर्सन। मतलब डॉक्टर रवि जो है उनका खुद का क्लिनिक है ना, तो वो किस तरह के पर्सन है, तो यहाँ पर बच्चों वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अभी हमने सीखा कि वेज एम्प्लॉयड मतलब वो हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वो किस तरह के एम्प्लॉयड हो गए, वेज एम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो उनके बदले में जो हॉस्पिटल है वो उनको पेमेंट दे रहा है, ठीक है। तो वो किस तरह के एम्प्लॉयड हो गए, वेज एम्प्लॉयड हो गए। बट यहाँ पर जो डॉक्टर रवि हैं इनका खुद का क्लिनिक है ना, खुद का क्लिनिक है और ये अपनी सर्विस खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस तरह के एम्प्लॉय हो गए, ये सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी इज, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी के ऊपर कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, एसेंचुएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकरेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो बच्चों क्या आता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप हो और किसी सोसाइटी में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सोसाइटी में इनकरेजमेंट आएगा कि काम को किया जाए, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है, इनकरेज हो, है ना। और सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सोसाइटी प्लेज अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय, मतलब सोसाइटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें बूस्ट करती हैं, किसके थ्रू बूस्ट होती हैं वो सारी चीज़ें, है ना। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, क्रिएटिंग नीड्स एंड डिमांड्स, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। तो जो आप क्या करोगे, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो सोसाइटी में आप क्या कर सकते हो, अपना सोसाइटी को आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिंग नीड्स एंड डिमांड्स, मतलब उनकी जो ज़रूरत है उनके हिसाब से आप उनको अपनी सप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में शैम्पू की ज़रूरत है तो आपने शैम्पू की सप्लाई करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है बच्चों, एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बिजनेस है और ये हमारी सोसाइटी है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इनको किराने सामान की ज़रूरत है और आपकी शॉप है, तो आपने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो ये क्या बनता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ना। इनको ज़रूरत है और आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए चलती है एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी पे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ट्रेड इनबैलेंस, लेबर एक्सप्लॉयटेशन और ऑल ऑफ द अबोव, है ना। तो आपको ये बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ना। कि बच्चों अगर आपकी कोई, जैसे कि आपकी केमिकल की कोई फैक्ट्री आपने स्टार्ट की है तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगी, है ना। और क्या होगा, तो बच्चों उससे अगर ये होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ट्रेड इनबैलेंस होता है ना, कई जगह लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है अगर एंटरप्रेन्योरशिप ठीक तरीके से या ठीक जगह नहीं की जा रही हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम आर टेकल बाय सोशल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी है जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोशल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा टैकल की जा सकती है, ठीक है। लो रीच टू इक्वालिटी एजुकेशन, है ना, लो रीच टू क्वालिटी एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट,
चाइल्ड लेबर और ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बच्चों अगर वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो वो जो सोशल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में फैली हुई है उनको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना डोनेशन कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, अपने रेट कम कर सकते हैं बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, है ना। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे बेरोजगारी कम होगी, है ना, और क्या होगा, चाइल्ड लेबर कम होगा। तो बच्चों ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको क्या सोशल एंटरप्रेन्योर्स टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स फार्मर इन, मतलब जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी वजह से फार्मर्स को क्या क्या हेल्प मिल सकती है, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, फाइंडिंग लो कॉस्ट इनोवेशंस इन फार्मिंग प्रोसेस, गिविंग लोन्स टू फार्मर्स, गिविंग जॉब्स टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ फार्मर्स और लोन ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर हो तो इससे क्या होगा बच्चों, लो कॉस्ट में क्या होगा, फार्मिंग की आप इनोवेशंस कर सकते हो जिससे क्या होगा, उनको फार्मिंग की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी फार्मिंग की जो प्रोसेस है उनमें उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, उनको कोई इजीली लोन मिल पाएगा, है ना। और जो फार्मर्स की फैमिली है उनको आप जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो एग्रीकल्चर्स होते हैं इसमें जो फार्मर्स की फैमिली होती है, अगर आपका फसल सक्सेसफुली ग्रो कर गया और मार्केट में सेल हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपके पास तो रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये एक गुड पॉजिटिव साइड है। अगर बच्चों बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से आपने जो भी क्रॉप लगाया है वो क्या होगा, या तो ख़राब हो जाएगा, है ना, या फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर ग्रो करेगा तो मार्केट में उसके दाम कम मिल रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इससे क्या होता है, उनके पास एक अच्छा अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में पैसा नहीं आ पाता है। जो चीज़ें उन्होंने मार्केट से बोरो करी है ना, अपना फसलें लगाई हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, तो इन सब का भी रुपया मैनेज नहीं हो पाता है। तो इन सब के लिए अगर आप हेल्प कर पाते हो तो इससे क्या होगा, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी जॉब मिल पाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसके वजह से आप फार्मर्स को हेल्प कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन ऑन अ माइक्रो स्केल्स, है ना। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो और प्रोडक्शन कर सकते हो एक माइक्रो स्केल्स पे, है ना। इससे क्या होगा बच्चों, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी क्या ये एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप या नन ऑफ दी अबव। बच्चों अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो ये किसके अंदर इंक्लूड होगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन आर डन ऑन अ माइक्रो स्केल, है ना, छोटे स्तर पे। तो बच्चों ये आपका कहलाएगा स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं, मतलब लिमिटेड अमाउंट में चीज़ें आप कर रहे हो, है ना। प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी, है ना, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग की आपके प्लांट लगा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सारी किसके अंदर आ जाती है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हेल्प्स इन, मतलब एंटरप्रेन्योर की जो स्किल है वो आपको किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकती है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, टू डेवलप एबिलिटी टू हैंडल फेलियर्स इन मेकिंग डिफरेंस टू द सोसाइटी, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी क्या क्या मतलब जो इंटरप्रेन्योर की स्किल होती हैं वो आपको कौन कौन सी जगह पर हेल्प कर सकती है। तो ये तो सही है कि आपको फेलियर में किस तरह के डिसीजन लेने हैं, इसमें आपको इसके अंदर की ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप कर देती है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या किसी परेशानी में हो आप, तो आपका माइंड किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह के डिसीजन आप ले पाते हो, तो इस तरह की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। मेकिंग डिफरेंस टू द सोसाइटी, तो ये बात गलत है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये भी नहीं।
है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू डेवलप एबिलिटी टू हैंडल फेलियर, मतलब आपके अंदर फेलियर्स को हैंडल करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ऑल बिजनेस आर आइदर स्काई रॉकेट और फेल, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि सारे बिजनेस क्या स्काई की तरह स्काई रॉकेट की तरह जाते हैं या फेल हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है ना। तो ये बात है सही, ऑल बिजनेस आर आइदर स्काई रॉकेट और फेल, कुछ बिजनेस एकदम ऊपर जाते हैं और कुछ बिजनेस फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कमर्शियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब इनमें से कौन से कमर्शियल फंक्शंस है एंटरप्रेन्योरशिप के, इनोवेशंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, लीडरशिप और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो कमर्शियल फंक्शन है, कमर्शियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके उसकी जो टर्म्स है वो कौन कौन सी है, इनोवेशंस, नहीं सॉरी, इसकी जो मतलब कमर्शियल फंक्शन है वो क्या क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो बच्चों 29 का राइट आंसर होगा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। An enterprise owned control by a woman and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to the woman is, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि एक एंटरप्राइज है जो एक वुमेन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें 51% का एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करती है ना, महिलाओं के लिए। तो ये किस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप होगा, क्या ये एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या ये स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, और क्या ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक महिला के द्वारा एक एंटरप्राइज को ओन किया जा रहा है, मतलब एक महिला की कंपनी है जिसमें 51% का एम्प्लॉयड वुमेन्स है। तो ये किस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि ये एक महिला के द्वारा रन किया जा रहा है ना, और उसमें 51% एम्प्लॉयमेंट किसका है, महिलाओं का है। तो ये होगा हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा एमसीक्यू का सेशन खत्म होता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे इस एमसीक्यू टेस्ट का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे आप एक्सेस करते हो तो इस पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, आपका साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के आपको PDFs यहाँ पर मिल जाएंगे। और इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ई बुक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट MCQ टेस्ट भी आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे आकर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बच्चों सभी सब्जेक्ट के रिवीजन क्विक नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई बुक्स। इसमें अगर आप मेरा कोड लगाते हो PREETI प्रीति 30, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे बच्चों ये ई बुक्स के प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखे गए हैं। अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो उसको लगाने के बाद आपको ई बुक्स का जो प्राइस है वो मैक्सिमम 20 to 30 रुपये हो जाएगा, जो बहुत ही कम है। तो इतने कम रुपए में आप बहुत ही अच्छे कस्टमाइज नोट आप रिसीव कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, ठीक है। तो इसके साथ एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर MCQ टेस्ट लगाते हो और इस टेस्ट में आप अपीयर होते हो मल्टीपल बच्चों के साथ, और उसमें आपकी रैंक एक अच्छा स्कोर कर पाते हो और आप एक अच्छी रैंक लेकर आते हो, तो एजुक्रोन की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों ज़रूर एक्सेस करिएगा हमारी वेबसाइट पे और ज़रूर अपीयर करिएगा इस MCQ टेस्ट को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये टेस्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए आप इन्हीं सेशंस को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।